All right, so hi everyone, hello and Jai Hind. I welcome you all to this lecture number 3 of History NCERT Theme 1 Word by Word सीरीज, जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री के NCERT थीम 1 को पढ़ रहे हैं वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ तक देख चुके थे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। जब भी आर्कोलॉजिस्ट को क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर को ढूंढना होता था, तो वो लोग कुछ चीज़ों को देखते थे, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, क्या क्या रॉ मटेरियल्स वहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपका स्टोन हो गया, कौन सा स्टोन मिला है, कौन सा नोड्यूल्स मिला है, कौन सा शेल्स मिले हैं। ठीक है, कॉपर और कौन सा मिला है। ठीक है, राइट। तो कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स को देखा दिखाया था। इसके अलावा कुछ टूल्स को देखते थे हम लोग, है ना, कुछ टूल्स को, जिससे ये अनुमान लगता था कि यहाँ पे क्या चीज़ें बनती होंगी, राइट। और ये टूल्स किस इस्तेमाल में आता होगा। इसके अलावा अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मतलब अधूरा काम, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा रिजेक्टेड और वेस्ट मटेरियल्स, प्रोडक्शन के दौरान जो चीज़ जो जो माल बच जा रहा था, जो जो वेस्ट हो रहा था, प्रोडक्शन के दौरान जो माल वेस्ट हो रहा था, या फिर जो आइटम रिजेक्ट हो रहा था, राइट। तो जो आर्कोलॉजिस्ट है वो उसको भी देख रहे थे, उसको भी ये लोग ढूंढते रहते हैं। ठीक है, इवन देखा जाए तो जो आपका वेस्ट मटेरियल है, राइट, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो रिजेक्टेड आइटम्स है, वो पूरे पूरे आइटम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो आपका वेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर शेल या पत्थर को काट के कुछ बन रहा होता है ना, तो उसके टुकड़े जो हैं वहीं मिलेंगे, राइट। शेल या पत्थर को काट के मान लो कुछ बन रहा है, तो उसके टुकड़े हैं वो वहीं पे बिखरे हुए मिलेंगे। इससे हम लोग ये अनुमान लगाते थे कि किस टाइप का क्राफ्ट जो है उस समय वहाँ पे हुआ करता होगा, राइट। ठीक है, तो इफ द शेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, देन द पीसेस ऑफ दिस मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इससे हम लोग को अनुमान लगता था कि वहाँ पे क्या बन रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 6, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर द प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। स्ट्रैटेजी फॉर द प्रोक्योरिंग मटेरियल। अब ये तो क्लियर है भाई कि हड़प्पा के लोग जो थे वो चीज़ें बनाते थे, जैसे बीट्स हो गया, पॉटरी हो गया, टूल्स हो गया, है ना। और ये जो चीज़ें बन रही हैं, जो बीट्स बन रहे हैं, पॉटरी बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं, इनमें अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। बीट्स में कुछ और चीज़ इस्तेमाल होगा, पॉटरी में कुछ और आइटम इस्तेमाल होगा, टूल्स में कुछ और आइटम इस्तेमाल होगा, राइट। तो हर जगह आइटम जो है अलग-अलग इस्तेमाल हुआ करते थे। कुछ चीज़ें जैसे मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, है ना? कुछ चीज़ें जैसे मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, ये लोकल मिल जाती थी। लेकिन जो आपका स्टोन हो गया, जो टिम्बर हो गया, टिम्बर हो गया, ये लोकली नहीं मिलते थे। स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, मेटल हो गया, राइट। देखो यहाँ पे लिखा भी है स्टोन, टिम्बर, मेटल्स, ये सब लोकली नहीं मिलते थे। इनको प्रोक्योर करना पड़ता था बाहर से, राइट। इनको बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता था, मँगवाना पड़ता था। क्योंकि हड़प्पा जो है एक एलुवियल प्लेन था, यानी मोस्टली फर्टाइल ज़मीन थी, राइट। जहाँ पे सब कुछ नेचुरली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को लाने के लिए क्या किया जाएगा? जो चीज़ नहीं मिल रही है, स्टोन, टिम्बर, मेटल जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसको लाने के लिए क्या किया जाएगा? तो बहुत सारे हम लोग को टेराकोटा के बने हुए बुलक कार्ट मिले हैं। बहुत सारे टेराकोटा के बने हुए बुलक कार्ट मिले हैं। इससे इंडिकेशन ये मिलता है कि शायद इन बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता होगा, राइट। ताकि जो जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसको वहाँ पे प्रोक्योर किया जाए, उसको लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। इसके अलावा केवल लैंड रूट ही नहीं, रिवर रूट्स का भी इस्तेमाल किया गया है चीज़ों को प्रोक्योर करने में, लाने में, है ना। मतलब ये समझ में आता है हम लोग को कि ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा था। समुद्र के किनारे वाले रास्ते जो हैं, कोस्टल रूट्स जो हैं, उनको भी इस्तेमाल किया गया था चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। 6.1 पे आते हैं, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। मतलब कि अब हम लोग वो देखने वाले हैं कि क्या-क्या मटेरियल जो है सब कॉन्टिनेंट से आया है और सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आया है, राइट। द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। जो हड़प्पन्स लोग थे, वो अपने क्राफ्ट बनाने के लिए जो उनका रॉ मटेरियल चाहिए होता था, वो अलग-अलग तरीके से प्रोक्योर करते थे। मतलब जो सोर्स था, है ना, जो चीज़ों को जो मँगाने का जो सोर्स था, वो अलग-अलग था। उसको मैनेज करने का तरीका भी अलग-अलग था। जैसे उन्होंने कुछ सेटलमेंट अ, उन्होंने कुछ सेटलमेंट ऐसे एरिया में बसाए जहाँ शेल मिलता था, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो, नागेश्वर हो गया और बालाकोट हो गया, राइट। यहाँ पे शेल मिलता था, तो यहाँ पे कुछ सेटलमेंट बस गया, राइट। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे सुरतोगोई नाम का एक जगह है, सुरतोगोई, ठीक है, जो कि थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान में आपको मिल जाएगा ये। यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे लापिस मिल रहा था, लाजुली मिल रहा था। लापिस लाजुली क्या है? तो ये एक ब्लू ब्लू स्टोन है, और जिसको हड़प्पन जो है काफ़ी हाई वैल्यू मानते थे।
हड़प्पन जो है इसको काफ़ी महँगा मानते थे, है ना? काफ़ी कीमती मानते थे। इसके अलावा लोथल भी ऐसी एक साइट थी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते थे, मिले भी हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लोथल में क्या मिला है? लोथल में क्या मिला है? लोथल में मिला है कार्नेलियन। कार्नेलियन कार्नेलियन क्या है? कार्नेलियन बेसिकली एक लाल पत्थर होता है, राइट? जो आपको भरूच में मिलता है। भरूच कहाँ पे? गुजरात में। भरूच कहाँ पे? गुजरात में। इसके अलावा स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या होता है? तो स्टेटाइट बेसिकली एक सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, जो कि राजस्थान या नॉर्थ गुजरात से बिलॉन्ग करता है। राजस्थान या नॉर्थ गुजरात। और कुछ मेटल्स भी जो कि राजस्थान से प्रोक्योर किए गए हैं, ठीक है? राइट? इसीलिए लोथल जैसे शहर जो हैं वो ट्रेड और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी परफेक्ट जो है माने गए हैं पूरे के पूरे आप देखोगे सभ्यता में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अनदर स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल्स हैव बीन सेंट टू एक्सपीडिशंस टू एरिया सच एज़ खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया, ठीक है? फॉर साउथ इंडियन रीजन, राइट? मतलब कि हड़प्पन लोग सिर्फ़ अपने आस-पास नियर बाय एरिया तक ही लिमिटेड नहीं हुए। वो दूर-दूर तक भी रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए एक्सपीडिशंस करते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खेती रीजन, राजस्थान का खेती रीजन जहाँ से कॉपर मँगाया गया। इसके अलावा साउथ इंडिया वाला रीजन जहाँ से गोल्ड मँगाया गया। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये यहाँ पे लोगों को भेजा जा रहा था आइटम्स लाने के लिए, राइट? जो आइटम्स उनको प्रोक्योर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है लोगों को यहाँ पे भेजा जा रहा था। ठीक है? राइट, चलिए। देयर इज एविडेंसेस इन द खेती रीजन फॉर व्हाट आर्कोलॉजिस्ट कॉल गणेश्वर जोधपुर कल्चर, ठीक है? तो खेती रीजन में एक अलग कल्चर मिला जिसको बोला गया ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर। ये कल्चर के बारे में बात करें तो ये कल्चर थोड़ा सा हड़प्पा से अलग था, है ना? नॉन हड़प्पन कल्चर था ये, राइट? थोड़ा हड़प्पा से अलग था बिकॉज यहाँ पे जो पोट्री मिला है, यहाँ पे जो पोट्री मिला है उस पोट्री का स्टाइल बहुत अलग है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो हड़प्पन कल्चर में जो पोट्री मिल रहा था, वहाँ पे और जो यहाँ पे पोट्री मिला है गणेश्वर जोधपुर कल्चर में, दोनों दोनों के पोट्री के स्टाइल में काफ़ी अंतर देखा गया है, ठीक है? लेकिन लेकिन एक चीज़ बड़ा कॉमन था, ठीक है? एक चीज़ बहुत कॉमन कॉमन था कि दोनों पॉटरी में बेसिकली कॉपर्स का इस्तेमाल किया गया है। दोनों पॉटरी में क्या हुआ है? कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपका गणेश्वर जोधपुर कल्चर है, जो आपका ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर है और जो हड़प्पन कल्चर है, दोनों जगह पॉटरी मिला है, दोनों जगह पॉटरी मिला है। पॉटरी का स्टाइल दोनों जगह का डिफरेंट है। लेकिन जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं कॉपर, ठीक है? यहाँ पे दोनों जगह क्या किए गए हैं? कॉपर का इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब यहाँ से हम लोग को ये अनुमान मिलता है कि कहीं न कहीं जो कॉपर के सप्लायर थे, राइट? ये दोनों जगह सेम थे। कहीं न कहीं जो कॉपर के सप्लायर्स थे, ये दोनों जगह क्या थे? कॉमन थे, सेम थे। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट विद द डिस्टिंक्ट आइलैंड, ठीक है? कॉन्टैक्ट विद द डिस्टिंक्ट आइलैंड। तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट द कॉपर वाज़ आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। मतलब कि जो नए आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं, उनसे पता चला है कि जो हड़प्पन लोग हैं, वो ओमान से भी कॉपर लाते थे, राइट? वो लोग ओमान से भी बेसिकली कॉपर लेके आते थे, ठीक है? ओमान अरेबियन पेनिनसुला के आपके साउथ ईस्ट में मिलता है ना? मतलब समंदर के पास मिलता है और वहाँ से भी कॉपर जो है ये लोग लेके आते थे, ठीक है? केमिकल एनालिसिस हैव आल्सो शोन दैट बोथ ओमान कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल। जो केमिकल एनालिसिस हुआ है, उससे ये पता चला है कि जो दोनों हैं, राइट? जो दोनों कल्चर हैं, राइट? जो आपका ओमानी कॉपर है, ओमानी आर्टिफैक्ट है, राइट? और जो आपका हड़प्पन आर्टिफैक्ट है, इन दोनों जगह आपको क्या मिला है? निकल मिला है। इन दोनों जगह क्या मिला है? निकल मिला है, ठीक है? मतलब कि मतलब कि ये प्रूफ है कि कॉपर ओमान से आया होगा और सोर्स जो है दोनों जगह सेम हुआ है, ठीक है? राइट? जब साइंटिस्ट जो हैं वो ओमान और हड़प्पन के कॉपर आइटम्स को केमिकल टेस्ट करते हैं, तो दोनों में क्या मिलता है? निकल मिलता है। ये प्रूफ है कि कॉपर ओमान से आया होगा और दोनों का सोर्स जो है वो लगभग क्या होगा? सेम ही होगा, है ना? सिर्फ कॉपर ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रूफ है जो दिखाता है कि ओमान और हड़प्पन जो है, इन दोनों के बीच में क्या था? इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन था, ठीक है? चलिए। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, a large Harappan jar coated with the thick layer of black clay has been found at ओमानी साइट। मतलब ये कि ओमान के एक्सकवेशन साइट से हड़प्पन जार्स मिले हैं। एक बड़े साइज़ के बर्तन है बेसिकली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा साइज़ का बर्तन है, जिसके ऊपर ब्लैक क्ले की मोटी कोटिंग की गई है।
ठीक है। काले काले रंग की जो मिट्टी है उसकी मोटी जो है कोटिंग की गई इसके ऊपर। ये ब्लैक कोटिंग जो है, ये ब्लैक कोटिंग जो किया गया है, प्रोबेबली कोई लीकेज से रोकने के लिए जो किया गया होगा, है ना? राइट, कोई लिक्विड जो है वो लीक ना करे, इसलिए इसके लिए इस कोटिंग को प्रोबेबली किया गया होगा, ताकि बर्तन जो है वो लीक प्रूफ रहे, है ना? सो हमें ये तो नहीं पता कि इस जार में रखा क्या जाता होगा। हमें ये नहीं पता कि इस जार में हम लोग क्या रखते थे, क्या कैरी करते थे, बट ये समझ में आता है कि ये समझ में आता है कि ये लोग जो है बेसिकली इस जार के अंदर कुछ रख कर, वैल्यूएबल चीज़ें रख के क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है? वैल्यूएबल चीज़ रख के क्या क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है? चलिए। Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BC refers to the copper coming from the region is known as Magan। ठीक है। मेसोपोटामियन के जो पुराने टेक्स्ट हैं, लगभग 3000 बीसी के आसपास के जो टेक्स्ट हैं, उसमें लिखा है कि कॉपर जो है वो मगन नाम के शहर से मंगाया जाता था। कॉपर कहाँ से आता था? कॉपर आता था मगन से। मगन नाम के शहर से जो है कॉपर मंगाए जाते थे। अब रिसर्चर मानते हैं कि जो मैगन है, ये किसको बोला गया है? ये ओमान को बोला गया है। बहुत सारे रिसर्चर जो हैं, इनका मानना है कि जो आपका मैगन शहर है, ये ओमान को ही बोला गया, ठीक है? परहैप्स द नेम फॉर ओमान, ठीक है? इंटरेस्टिंगली इनफ, कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामिया साइट्स आल्सो कंटेन द ट्रेसेस ऑफ निकल, ठीक है? मतलब एक बात ये भी है कि मेसोपोटामिया साइट पे जो कॉपर मिला है, उसमें भी निकल मिला है। जैसे हड़प्पा और ओमान वाले कॉपर में था ना, वहाँ पे निकल मिल रहा था, वैसे यहाँ भी निकल मिला है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों जगह, हड़प्पा, ओमान, इसके अलावा मेसोपोटामिया, इन तीनों जगह के सोर्स का जो सोर्स है, राइट, वो कहीं न कहीं लिंक है। इन तीनों जगह का सोर्स जो है, वो कहीं न कहीं क्या है? इंटरलिंक्ड है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो सेम मिल रही हैं, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। मतलब सिर्फ कॉपर ही नहीं, और भी आइटम मिले हैं जो प्रूव करते हैं कि हड़प्पन लोग जो हैं वो कहीं न कहीं दूर-दूर तक कॉन्टैक्ट जो है जाके बनाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सील, है ना? राइट, कॉपर ही नहीं, सील भी मिला है यहाँ पे, सील मतलब मोहर, वेट, वेट, इसके अलावा डाइस, है ना? मतलब डाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? पासा बोलते हैं, है ना? इसके अलावा बीड्स मतलब छोटी-छोटी मोतियाँ मोतियाँ जो होती हैं, ये सब प्रूफ है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है हुआ करता होगा, है ना? ये सब प्रूफ है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है हुआ करता होगा। In this context, it is worth nothing that the Mesopotamian text mention contact with the regions and तामझाम लिखा हुआ है। सिंपल बात ये समझ लो कि अब जब हम ट्रेड की बात करेंगे, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ देखेंगे। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना? मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बेसिकली 3 नाम दिए गए हुए हैं। पहला दिलमुन, ठीक है? पहला नाम क्या है? दिलमुन, राइट? माना गया है कि ये जो दिलमुन शहर है, ये कहीं न कहीं बहरैन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैगन, मैगन जो आपको बताए थे हम, कहीं न कहीं किससे? ओमान से जुड़ा हुआ है। और मिलुआ, मिलुआ, ठीक है? राइट? तो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में इन 3 रीजन्स का नाम आता है। दिलमुन जो कि शायद बहरैन था, मगन जो कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग शायद ओमान हो सकता है, और मेलुआ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये हड़प्पन रीजन का हो सकता है। मेलुआ जो है वो किसका पार्ट था? पॉसिबली हड़प्पन रीजन का पार्ट था। ऐसा स्कॉलर्स का मानना है ना? ये शो करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंटरनेशनल कनेक्शन भी था, ठीक है? वो भी 4000 साल पहले। सोचो 4000 साल पहले जो है हड़प्पन का इंटरनेशनल कनेक्शन भी था, राइट? आगे बढ़ते हैं। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुआ, कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटी ऑफ फूड्स। सिंपली बात यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो मेसोपोटामिया लोग जो मिलुआ से सामान मंगाते थे, उसमें क्या-क्या आता था? उसमें आता था आपका कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या है? बेसिकली लाल पत्थर है, जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल हुआ करता था। इसके अलावा लैपिस लैजुली जो कि नीला पत्थर है और बहुत महँगा आ जाता है पत्थर, राइट? आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और अलग-अलग तरह के वुड्स, लकड़ियाँ, ठीक है? ये सब प्रोडक्ट जो है हड़प्पन रीजन से एक्सपोर्ट होते थे। क्लियर है? चलिए। इसके अलावा मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुआ, मे योर बर्ड बी अ हाजा बर्ड। हाजा बर्ड के ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है? सिंपल बात यहाँ पे ये है कि एक मेसोपोटामियन मिथ जो है ना? कहानी जो है, उसमें बताया गया है कि मेलुआ का एक बर्ड था जिसको बोलते थे हाजा बर्ड, और उसका आवाज़ जो है, ये जो हाजा बर्ड का जो आवाज़ है, वो रॉयल पैलेस तक, मतलब महल तक सुनाई दिया करता था, ठीक है? ये बेसिकली एक पोएटिक वे है
है ना, मेलुआ जो है उसकी तारीफ करने का एक पोएटिक वे है, ठीक है। सो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि हाजा बर्ड क्या है, वो पीकॉक है, मोर है, ठीक है। हाजा बर्ड क्या है, क्या है, एक पीकॉक है, मोर है, क्लियर है, सिंपल बातें ध्यान रखना आप। इट इज लाइकली दैट द कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वाज बाय सी, जैसा कि आपको बताएं हम अभी, है ना, कि लगता है कि जो आपका हड़प्पा हड़प्पा के लोग जो हैं, है ना, ओमान और बहरीन और मेसोपोटामिया, ये सब लोग जो हैं कनेक्टेड थे बाय सी, समुद्र के रास्ते जो है सारे के सारे कनेक्टेड थे, मतलब सी रूट भी उस समय था, सी रूट भी उस समय प्रचलन में था, है ना। और मेसोपोटामिया के लोग जो हैं मेलुआ को एक ऐसी जगह बोलते थे जहाँ के लोग एक्सपर्ट सेलर हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप मेसोपोटामियन टेक्स्ट के बारे में बात करो, राइट, मेसोपोटामियन टेक्स्ट के बारे में बात करो, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बोला गया है कि मेलुआ मेलुआ एक ऐसा जगह है, मेलुआ एक ऐसा जगह है जहाँ के लोग जो हैं वो सी सर्फर हैं। सी सर्फर है मतलब कि सी ट्रैवल में क्या है, काफ़ी माहिर हैं, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ऐसा बताया गया है कि जो मेलुआ के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेलुआ के जो मेलुआ है बेसिकली लैंड ऑफ सी सर्फर है, मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इन सी ट्रैवल, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना है कि हड़प्पन सील जो है, राइट, जो आपको देखो यहाँ पे हड़प्पन सील दिख रहा है, राइट, सील डिपिक्टिंग अ बोट, ठीक है। तो हड़प्पन सील पर भी बोट्स और शिप की इमेजेस मिली हैं, है ना, जो प्रूव करता है कि उनके पास भी समुद्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हुआ करता था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सील, स्क्रिप्ट और वेट के बारे में। इसमें पहला जो हेडिंग है वो है सील्स एंड सीलिंग, ठीक है, सील्स एंड सीलिंग। तो सील्स एंड सीलिंग वेर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मतलब ये कि जो हड़प्पन लोग थे वो सील मतलब क्या होता है, मोहर होता है ना, सील मतलब क्या होता है, मोहर होता है, स्टैम्प की तरह होता है ना, स्टैम्प, मोहर, ठीक है। तो हड़प्पन लोग जो थे वो लोग सील यानी मोहर और सीलिंग का यूज़ जो है दूर तक मैसेज पहुँचाने के लिए करते थे, है ना। बेसिकली करते क्या थे कि ये जो अपना अपना आइटम्स जो भेजते थे, अपना जो माल भेजते थे, राइट, है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे माल इनका पहुँच रहा था, उस माल पे लोग सील वगैरह लगाते थे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करते थे कि एक बैग ले लेते हैं, है ना, एक बैग जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है, एक बैग जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है, और इस बैग को एक जगह से क्या करना है, दूसरी जगह पे भेजना है, दूसरी जगह पे भेजना है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है इन लोगों को, ट्रैवल करना है। तो ये क्या करेंगे कि एक बैग में सामान रख के उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, और बैग का जो मुँह है उसको रस्सी से बाँध देंगे। जो बैग का मुँह है उसे क्या करेंगे, एक नॉट से बाँध देंगे, रस्सी से बाँध देंगे। रस्सी से बाँधने के बाद उस पे गीला मिट्टी लगाएँगे, और गीला मिट्टी लगाने के बाद जो सील है, जो मोहर है, वो उस गीली मिट्टी पे दबाई जाती थी, ताकि सील का जो इम्प्रेशन है, जो छाप है, वो उस मिट्टी पे आ जाए, ठीक है ना? जिससे जो सील का जो निशान है उस मिट्टी पे छप जाता था। अब अगर बैग पूरी जर्नी के बाद वैसे का वैसे ही है, राइट? जो गीले मिट्टी के ऊपर जो इम्प्रेशन है वो वैसे के वैसे ही है, इसका मतलब ये है कि उस बैग को छेड़ा नहीं गया है, ठीक है? उस बैग को छेड़ा नहीं गया है, और अगर अगर वो मिट्टी वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस बैग को छेड़ा गया है, माल सेफ नहीं है, ठीक है? राइट? चलो, इसके अलावा सील पे जो निशान था, है ना? इस सील पे ये सील आपको दिख रहा है, इस सील पे जो निशान है, इससे ये भी पता चलता था कि माल माल आया कहाँ से है, किसके यहाँ से माल आया है, और ऐसा बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि ये सील है, सील के ज़रिए जो है बहुत कुछ मैसेज भी जो है सेंटर के पास पहुँचाया जाता था, ठीक है? राइट? चलो, और सील एक तरह का आइडेंटिटी प्रूफ का काम करता था कि किसके यहाँ से सामान आया है, कब आया है, तो एक तरह का आइडेंटिटी प्रूफ का भी काम करता था सील, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट के बारे में। है ना? एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? एनिग्मेटिक का मतलब होता है कि पहले जैसा, है ना? जिसका राज अभी तक समझा नहीं गया हो, ठीक है? ओके? तो इसका मतलब होता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे हम लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में, राइट? और उस स्क्रिप्ट का राज अब तक जहाँ नहीं गया, अभी तक डिसिफर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली उस स्क्रिप्ट के बारे में, उस लिपि के बारे में बात हो रहा है। उस लिपि को एनिग्मेटिक बोला गया है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बारे में हम लोग को अधूरा सच पता है, या फिर सच नहीं पता है। हम लोग कहीं न कहीं डेविएट हो गए हैं सच जानने से, ठीक है? उसको बोला गया है एनिग्मेटिक, राइट? चलिए। Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name and the title of owner, ठीक है? अगर आप हड़प्पन सील देखोगे तो जो जो हड़प्पन लोग जो मुहर बनाते थे, उस पे अक्सर एक लाइन मिला करता था, लाइन विद सम स्पेशल साइंस या सिंबल,
ठीक है? ज़्यादातर जो लिखावट होंगी, ज़्यादातर जो लिखाई होती थी, वो छोटी होती थी, छोटी साइंस की होती थी, 5 से 6, है ना? हार्डली 5 टू 6 साइंस जो है इस्तेमाल किया जाता था। हार्डली 5 टू 6 साइंस जो है इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक ऐसा सीन मिला हम लोग को, जहाँ पे सबसे लंबी लिखाई देखी गई है 26 साइन की, ठीक है? 26 तरह के साइन बनाए गए हैं, 26 तरह के साइन बनाए गए हैं, ठीक है? तो आज तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका, समझा नहीं जा सका, ये अनडिसिफर्ड है अब तक। लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है ये एबीसीडी सीडी की तरह नहीं थे हमारे सिंपल, क्योंकि इसमें इसमें 400 के आसपास अलग-अलग सिंबल थे। जो आपका है ना 375 से लेके 400 के आसपास जो है अलग-अलग सिंबल जो है यहाँ पे इस स्क्रिप्ट में देखे गए हैं, है ना? आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट से राइट लिखी जा रही हैं। वो क्या लेफ्ट लेफ्ट से जो है राइट लिखी जा रही हैं, है ना? ठीक है? चलिए, तो क्योंकि अभी तक स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं किया गया है, अभी तक स्क्रिप्ट का जो कोड है वो ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये नहीं पता कि सेल्स पर लिखा क्या गया था, है ना? है ना? इसके अलावा जो आइटम है, उस आइटम का नाम क्या था? जो आइटम भेजा जा रहा था दूसरे कंट्री में या फिर दूसरी जगह पे, है ना? जो लोग भेजे थे उसका वो उन लोगों का नाम क्या था? इसके अलावा क्या मैसेज था? तो ये कुछ भी हो सकता है जो हम लोग को अभी तक आइडिया इसके बारे में नहीं लगा है, हम लोग को इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है? अब बात करते हैं वेट के बारे में। अब बात करते हैं वेट के बारे में। Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made up of stone, is known as शर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, शर्ट जो है और वो देखने में लगभग क्यूबिकल शेप का होता था, जिसके ऊपर कोई मार्किंग जो है नहीं की गई होती थी। सिंपल समझो कि हड़प्पन लोग जो हैं वो अ, माल के लेन देन के लिए मतलब ट्रेड के लिए बहुत ही एक्यूरेट वेट सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ये वेट एक पत्थर से बना होता था जिसको शर्ट बोलते थे, CHERT शर्ट, ठीक है, शर्ट बोलते थे। ये शर्ट जो है ये ऑलमोस्ट क्यूबिकल शेप का होता था, ठीक है, और उसके ऊपर कोई मार्किंग जो है नहीं की गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। These weights are made in a series with a large with the larger one being the multiple of smaller ones. For example, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 160, 200 ग्राम etc. सिंपल बात ये है कि जो वेट का सिस्टम था वो प्रॉपर सीरीज में हुआ करता था। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 8 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम, है ना? कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये बाइनरी सिस्टम की तरह दिखता है ना? 2 के टेबल में एंड 2 के मल्टीपल में, राइट? कुछ वन्स 160 से लेके 200 ग्राम के भी वेट यहाँ पे मिले हैं। यानी छोटे वेट से लेके बड़े वेट तक हर चीज़ का हिसाब जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जो है रखा गया है। ठीक है? चलिए। तो यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूज़न में पहुँचते हैं ये कि जो स्क्रिप्ट है, राइट? जो स्क्रिप्ट है उसका लिखाई जो है ना? वो अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो वेट सिस्टम है पूरे हड़प्पन एरिया में जो है वो एक हर जगह पाया गया है। जो वेट सिस्टम है वो पूरे पूरे हड़प्पन एरिया में पाया गया है। चाहे वो गुजरात का रीजन हो, चाहे वो पंजाब का रीजन हो, चाहे वो सिंध का रीजन हो, है ना? और वेट का जो साइज़ है और जो पैटर्न है वो हर रीजन में एक तरह का दिखा है। वेट का जो साइज़ और पैटर्न है वो चाहे पंजाब में हो, चाहे गुजरात हो, चाहे सिंध हो, हर जगह वेट का जो साइज़ और पैटर्न है वो एक जगह दिखा है। ठीक है? राइट? इसका मतलब ये हम लोग क्रक्स निकाल सकते हैं कि जो आपके जो आपके हड़प्पन शहरों के जो शहर थे, है ना? जो हड़प्पन शहर थे, राइट? इनके बीच में कनेक्शन जो है काफ़ी तगड़ा था। इनके बीच में कनेक्शन जो था ट्रेड ट्रेड को लेके या फिर कोऑर्डिनेशन जो था वो काफ़ी तगड़ा, काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड सिस्टम था इनका। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में। एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में बात करें। 1 सेकंड। एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बेसिकली पावर किसके हाथ में था? किसने प्लानिंग करी थी पूरे पूरे शहर का, राइट? इसके अलावा कैसे सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज़ था, हम लोग यहाँ पे वो चीज़ समझने वाले हैं, ठीक है? दे आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। मतलब अगर आप देखोगे हड़प्पन सोसाइटी को, हड़प्पन समाज को अगर आप देखोगे, तो बहुत बड़े-बड़े जो है प्लानिंग किए गए थे और वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी हुए थे। ऐसा नहीं कि बस प्लानिंग किए गए, उसको प्रॉपर्ली बाकायदा इम्प्लीमेंट भी किया गया था और ये कुछ रैंडमली नहीं चल रहा था, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चल रहा था। इससे ये लगता है कि किसी के पास कोई ना कोई अथॉरिटी तो रहा होगा, है ना? अगर सब कुछ कोऑर्डिनेट होके चल रहा है, प्लानिंग से चल रहा है, तो कोई ना कोई डिसाइड तो करता होगा, किसी के पास अथॉरिटी तो रहता होगा बिल्कुल, राइट? ठीक है? Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan articraft
as evident in the pottery, sills, weights and bricks. फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो तो पूरे पूरे हड़प्पन के एरिया में एक तरह की डिज़ाइन की पोर्ट्री, सेम तरह का ब्रिक्स, सेम पैटर्न का वेट, सेम तरह का सील मिल रहा था, है ना? तो कोई ना कोई सेंट्रल प्लानिंग तो होगा। अगर हर जगह सब चीज़ सेम मिल रहा है, राइट? हर जगह प्रॉपर्ली सब चीज़ सेम मिल रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल प्लानिंग तो होगा। और सेंट्रल प्लानिंग तब हो पाएगा जब कोई ना कोई सेंट्रल लीडर बैठा हो, है ना? तो ये यूनिफ़ॉर्मिटी जो है, ये सिर्फ़ आइटम में नहीं था, केवल आइटम में नहीं, जो ब्रिक्स हैं, राइट? जो ब्रिक्स हैं, है ना? उनमें भी ये सब यूनिफ़ॉर्मिटी आपको देखने मिला था, क्योंकि ब्रिक्स का जो साइज़ था वो प्रॉपर रेशियो में था, है ना? जैसे हर ब्रिक्स का जो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस है, वो फिक्स था, 4:2:1 रेशियो में था, है ना? जितने भी जो आपके ब्रिक्स वहाँ पे पाए गए हैं, उनका रेशियो फिक्स था, 4:2:1 रेशियो में जो है ब्रिक्स ब्रिक्स जो हैं पाए गए हैं, ठीक है? मान लो ऐसे 4 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटा, इस टाइप से जो है ब्रिक्स जो है पाए गए हैं, ठीक है? इसके अलावा ये क्या है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, ये ब्रिक्स का क्या है? ये ब्रिक्स का एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम सिर्फ़ एक शहर में नहीं, पूरे के पूरे हड़प्पन सभ्यता में, पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइज़ेशन में पाए गए हैं। मतलब क्लियर है, कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी या रूलर सिस्टम, है ना? इस टाइप का चीज़ जो है वो ज़रूर रहा होगा, ठीक है? जिसको सब कोई फ़ॉलो कर रहा था, ठीक है? चलो, एक और चीज़, हर जगह ब्रिक्स बिल्कुल सिमिलर थी, है ना? हर जगह ब्रिक्स बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन ख़ास बात ये है कि जो ब्रिक्स सिमिलर दिख रही थी ना, वो मशीन से नहीं काटी गई थी। जो ब्रिक्स सिमिलर दिख रही थी, वो मशीन से नहीं काटी गई थी, वो हाथ से बनाई गई हुई थी। फिर भी इतना यूनिफ़ॉर्मिटी तभी हो सकता है, जब प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया हो और प्रॉपर सुपरविज़न किया गया हो। इसका मतलब ये है कि काम करने वाले लोग जो थे, जो लेबर थे, वो एक प्लान के तहत काम कर रहे थे। वो लोग प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता था, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गनाइज़ किया गया था, उनका प्रॉपर्ली सुपरविज़न भी किया गया था कि जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे गलती ना हो, बिकॉज़ ब्रिक्स जो है हर जगह सिमिलर था, हाथ से बनाने के बावजूद भी, है ना? मतलब कोई ना कोई तो था जो ऑर्डर दे रहा था, या फिर एक अथॉरिटी लिया हुआ था, या फिर एक लीडर था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.1 प्लेसेस एंड किंग्स। If you look for the center of power or for the depictions of people in the power, archaeological records prove no immediate answers. मतलब कि अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पावर का सेंटर देखें, जैसे राजा, या राजा का कोई महल हो गया, है ना? या राजा का कोई फ़ोटो हो गया, राजा का कोई मूर्ति हो गया, तो ऐसा कुछ हम लोग को देखने नहीं मिला है ना? अगर हम लोग कुछ इस टाइप का ढूँढने जाएँ, तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में हमें सीधा जवाब नहीं मिलता है ना? यानी कोई भी जो है क्लियर प्रूफ नहीं मिला है कि यहाँ कोई राजा था, है ना? कुछ भी ऐसा क्लियर इंडिकेशन मिला ही नहीं है, जिससे हम लोग ये समझ सकें कि यहाँ पे पावर किसका था, कौन राजा था, है ना? राइट? इस टाइप का क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है, इस टाइप का क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदड़ो वाज़ लेबल्ड एज़ अ पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड वेयर एसोसिएटेड विथ इट। मतलब कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग तो मिला है, जिससे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने बोला है कि ये पैलेस है, ये राजा का महल हो सकता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो है राजा का महल हो सकता है। लेकिन उस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा स्पेशल या रॉयल चीज़ नहीं है, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी या कोई थ्रोन या ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे ये कन्फर्म हो सके कि वो रियली में पैलेस था या नहीं था, ठीक है? अ स्टोन स्टैच्यू वाज़ लेबल्ड एंड कंटिन्यूज़ टू बी नोन एज़ द प्रीस्ट किंग। हाँ, ये चीज़ हुआ है कि एक पत्थर की मूर्ति मिली है ना? एक पत्थर की मूर्ति मिली है हड़प्पन साइट पे, और आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है उसको नाम दिए हैं प्रीस्ट किंग, और आज तक उसको हम लोग प्रीस्ट किंग के नाम से भी जानते हैं, है ना? मोदी जी कोई नहीं बोलेगा इनको, ये प्रीस्ट किंग है, ठीक है? दिस इज़ बिकॉज़ आर्कियोलॉजिस्ट वे आर फ़ैमिलियर विद द मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रीस्ट किंग्स एंड हैव बीन फाउंड पैरेलल्स इन द इंडस रीजन, ठीक है? तो हम लोग अब तक बात की है कि जो बिल्डिंग था, राइट? जो मोहनजोदड़ो में बिल्डिंग था, वहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल या कोई रॉयल चीज़ नहीं था, जैसे सोना हो गया, ज्वेलरी हो गया, थ्रोन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राइट? ऐसा कुछ नहीं मिला है। मतलब कि कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है कि ये जो रॉयल बिल्डिंग है वो पैलेस है या क्या है ना? लेकिन एक पत्थर की मूर्ति मिली है, और जो पत्थर की मूर्ति मिली है, उसको प्रीस्ट किंग नाम दे दिया गया। क्यों नाम दिया गया? आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे प्रीस्ट किंग क्यों बोला? क्योंकि मेसोपोटामिया के जो प्रीस्ट किंग के बारे में, है ना? जो मेसोपोटामिया थे, जो मेसोपोटामिया जो शहर है, वहाँ पे प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। तो उनके बारे में ऑलरेडी हम लोग को पता है, उनके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता है।
तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोचा कि इंडस वैली में भी शायद वैसे ही रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर्स रहे होंगे, इसलिए इस मूर्ति को क्या किया गया, प्रीस्ट किंग जो है बोल दिया गया। ठीक है, चलो, ओके। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको प्रीस्ट किंग इसलिए बोला क्योंकि वो मेसोपोटामिया के प्रीस्ट किंग के बारे में जानते थे पहले से। इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर होगा, राइट, इसलिए इनको इनको प्रीस्ट किंग जो है नाम दिया गया। लेकिन सच ये है कि हड़प्पन के लोग कौन से रिलीजन के थे, कौन सा पूजा पाठ करने वाले काम करते थे, ये हमें प्रॉपर्ली अभी तक समझ नहीं आया। उनके रिचुअल्स के बारे में भी हम लोगों को प्रॉपर्ली ज्ञान नहीं है। उनका जो रिचुअल्स है वो भी अब तक मिस्ट्री बना हुआ है। उनका जो रिचुअल्स है वो भी अब तक क्या है, मिस्ट्री बना हुआ है ना। तो भाई हड़प्पन स्टैचू को प्रीस्ट किंग बोला गया, लेकिन ये नाम सिर्फ गेस वर्क के ऊपर बेस्ड था। ये कोई पक्का प्रूफ नहीं था कि ये जो मूर्ति आपको दिख रहा है ये कोई प्रीस्ट किंग का मूर्ति है ना। कोई ऐसा पक्का प्रूफ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हड़प्पन समाज में कोई राजा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स and that everybody enjoyed the equal status. Others feel that there was no single ruler, but uh, several, right? That Mohenjo-daro had the separate rulers. मतलब सिंपल बात यहाँ पे है कि कुछ कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सोचते हैं कि हड़प्पन समाज में कोई कोई राजा था ही नहीं, सबके पास बराबरी का अधिकार था, सब बराबरी से जीते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हर शहर का अपना राजा हुआ करता था, है ना? जैसे मोहनजोदाड़ो का अलग-अलग मोहनजोदाड़ो में आप देखोगे अलग-अलग किंग है, वैसे ही यहाँ पे भी हर शहर का अपना अलग-अलग राजा हुआ करता था और हड़प्पन का अलग राजा था। हड़प्पा का जो है राजा अलग था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग जो जो थ्योरी माना गया, सबसे ज़्यादा जो सेपरेट थ्योरी है, वो ये है कि एक ही बड़ा बड़ा राजा था, एक ही हेड किंग था, क्योंकि सारे शहरों में जो सामान मिली हैं, है ना? जो चीज़ें प्लान की गई हैं, वो सब एक जैसा है, ईंट का साइज़ भी एक जैसा है ना? तो इतना मुश्किल काम जब अगर हो रहा है पूरे शहर में सेंट्रलाइज़ तरीके से हो रहा है, ऑर्गनाइज़ तरीके से हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये सारे काम जो हैं, ये लोग मिल के किए होंगे, कोऑर्डिनेटर किए होंगे। और अगर पूरे रीजन का एक ही राजा नहीं है, अगर पूरे रीजन का कोई एक ही बड़ा किंग नहीं है, तो हर जगह इस टाइप से सेम साइज़ ऑफ ईंट बनाना, राइट? इसके अलावा जो लेबर्स ईंट बना रहे हैं उनका उनका सुपरविज़न करना, राइट? है ना? एक टाइप की चीज़ें मिलना हर जगह, ये संभव नहीं था। इससे जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी निकल के आता है कि एक बड़ा राजा जो है हुआ करता था। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन है और इस चैप्टर को जो है चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर देंगे। ठीक है, 4 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, है ना? आप इस चैनल को सपोर्ट करो और अगर अगर जो वीडियो का जो व्यू अच्छा खासा जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।